तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके वितान बुक के चैप्टर नंबर 2 जूझ जो कि लिखित आनंद यादव द्वारा, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पूरी कहानी को हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे और इजी से इजी लाइनों में एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। इस कहानी में लेखक आनंद यादव हमें खुद अपने बारे में बताते हैं कि कैसे वो जब छोटे थे तो उनके पिताजी ने उनसे स्कूल छुड़वा दी, पर उनमें कुछ करने का जुनून था। उन्हें लगता था कि इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं रहा है, मैं कुछ पढ़ लूँगा तो कुछ ना कुछ नौकरी लग जाऊँगा। इस तरह उन्होंने बहुत मुश्किलों से अपने पिताजी को स्कूल वापस जाने के लिए मनवाया और फिर स्कूल वापस जाने लगा। वहाँ पे उसने बहुत संघर्ष किया और एक बहुत बड़ा आज लेखक बन के हमारे सामने आया। यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथा उपन्यास का है। यह एक किशोर के देखे और भागे हुए गावड़ जीवन के खुरदरे अर्थात उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते हुए किशोरों के कदम की आकुलाहट सुनी जा सकती है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया तथा खेती के काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था। उसे विश्वास था कि खेती में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रमश इसमें मिलने वाला लाभ घट रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए वह कोल्हू चलाया जाता था, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। हालांकि पहले ही काटने में उसमें रस कम निकलता था। इस वर्ष लेखक के पिता ने और जल्दी कार्य शुरू कर दिया। इन लाइनों में हमें बताया गया है कि लेखक के पिता ने लेखक की पाठशाला जाने से रोक लगा दी और उसे खेती के काम में लगा दिया। लेखक का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह अपने पिता से डरता था और उसे पिटाई से डर लगती थी। लेखक को विश्वास था कि खेती से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसमें क्रमश मिलने वाला लाभ घट रहा है। पढ़ने के बाद वह नौकरी लग जाएगा और कुछ पैसे आने लगेंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए वह कोल्हू चलाया करते थे। उसके पिता सबसे पहले गुड़ बेचना चाहते थे, इसलिए वह सबसे पहले ईख काटने लगते थे, जिसमें रस तो कम निकलता था पर कीमतें अधिक मिलती थी। इस वर्ष लेखक के पिता ने और जल्दी कार्य शुरू कर दिया था। आगे में बताया गया है, अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी और वह उसे बाल्टी में पानी भर भर कर दे रहा था। माँ का मूड अच्छा था। इसे देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई की बात करने पर वह बहरेले सुअर की तरह गुर्राता है। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से उसकी पढ़ाई के बारे में बात करे। माँ तैयार हो गई। वह बच्चे की तड़पन समझती थी। अतः रात को लेखक की माँ पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बात बताई। उसने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देते हैं, वह खेती का काम नहीं करते। उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव भर आजादी में घूम सके। यह बात सुनकर दत्ताजी राव चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कह दिया कि यदि अब भी वह पढ़ने लगे तो 2 महीनों में पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। पहले ही उसका एक साल खराब हो चुका है। राव ने लेखक से कहा कि घर आने पर दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। माँ बेटों ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसे मत बताना। राव ने निर्भय होकर घर जाने को कहा। इन लाइनों में हमें कहा गया है कि सबसे पहले ईख काटने से ईख काटने का काम संपन्न हो गया। एक दिन जब लेखक की माँ धूप में कंडे थाप रही थी और लेखक उसे पानी की बाल्टियां भर भर के दे रहा था, तो लेखक ने देखा कि माँ का मूड अच्छा है, तो लेखक ने उससे अपनी पढ़ाई के बारे में बात की। तो माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि तेरी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बहरेले सुअर की तरह गुर्राता है, यानी कि उसका बाप बहरेले सुअर की तरह गुर्राता है। लेखक ने सुझाव दिया कि दत्ताजी राव सरकार के पास उसकी पढ़ाई के बारे में बात करें। दत्ताजी राव उस गांव का एक बड़ा ही जाना माना आदमी था, जैसे कि हर गांव में होता है। तो लेखक की माँ ने हाँ कर दी। वह बच्चे की तड़पन समझती थी। अतः रात को लेखक और उसकी माँ पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास चले गए और उनसे सारी बात की। उन्होंने बताया कि लेखक के पापा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देते हैं, वह खेती का काम नहीं करता है और बच्चे की पढ़ाई भी इसलिए बंद करा दी ताकि वह सारे दिन बाजार में आजादी से घूम सके और बच्चे से काम करवा सके। यह सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कह दिया कि अगर अब भी वह पढ़ने लगे तो 2 महीने में पास कर लेगा, इससे उसका एक साल और खराब नहीं होगा।
तो दत्ताजी राव ने कहा कि शाम को तेरे पापा को मेरे पास भेजना। फिर माँ बेटों ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की खबर उसे मत बताना। राव ने कहा, निर्भय होकर घर चले जाओ, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बस उसको भेज देना और थोड़ी देर बाद तुम खुद भी आ जाना। फिर माँ और बेटे ने उस बाबा को इस बारे में बताया कि आपको दत्ताजी राव बुला रहे हैं। यह सुनकर दादा सामान की बात समझकर तुरंत चला गया। आधा घंटे बाद लेखक ने उन्हें खाने के लिए बुलाने चला गया। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू। लेखक ने बताया कि वह 5वीं में था, पर अब स्कूल नहीं जाता है क्योंकि दादा ने मना कर दिया। उन्हें खेती में पानी लगाने वाला चाहिए। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई, कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी बच्चों को खेत कर सुले सांड की तरह क्यों घूमता है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के की जीवन की बलि दे रहा है। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जाएगा तथा मन लगाकर पढ़ेगा, यदि यह मना करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया, चारा बेचना, सिनेमा देखने जाना, जुआ खेलना इत्यादि चीजों का, खेती व घर के काम पर ध्यान न देना। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। इन लाइनों में कहा गया है कि जब माँ और बेटे ने उन्हें ये बताया कि आपको दत्ताजी राव बुला रहे हैं, तो यह सुनकर दादा सामान की बात समझकर तुरंत दत्ताजी राव के पास चला गया। आधा घंटे के बाद लेखक उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने के लिए चला आया। तब राव ने लेखक से पूछा कि तुम कौन सी कक्षा में पढ़ता है। लेखक ने बताया कि मैं 5वीं में पढ़ता हूँ, पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया। उन्हें खेती में पानी लगाने के लिए कोई चाहिए। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। फिर देसाई यानी राव ने दादा को खूब फटकार लगाई, कहा कि तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीवी बच्चों को छोड़कर तूने सांड की तरह तू घूमता है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन की भी बलि लगा रहा है। फिर राव ने कहा लेखक से कि तू सवेरे पाठशाला जाएगा और मन लगाकर पढ़ेगा, यदि यह तुम्हारा दादा मना करे तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया, जैसे कंडे बेचना, चारा बेचना, सिनेमा घर जाना, जुआ खेलना, खेती के काम पर ध्यान न देना इत्यादि। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। आगे में बताया गया है कि देसाई ने पूछा कि तुम नए पास तो नहीं हुआ, यानी कभी फेल तो नहीं हुआ। लेखक के मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। फिर उसने रत्नप्पा यानी लेखक के पिताजी को समझाया कि पाठशाला भेजना है। फिर दादा ने भी हामी भर दी। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि दिन निकलते ही खेत पर जाना होगा, वहीं से पाठशाला पहुंचना। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर आकर बस्ता रखकर सीधा खेत में आकर घंटा भर ढोर चलाना होगा। खेत में ज्यादा काम होने पर पाठशाला में गैर हाजिर रहना होगा, यानी कि छुट्टी करनी होगी पाठशाला की। लेखक ने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा के 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए थे। वह भारी अपरिचितों जैसा एक बेंच के सिरे पर जाकर कोने में बैठ गया। वह पुरानी किताबों को ही थैली में भर लाया था। कक्षा के शरारती बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर जी की नकल उतारनी शुरू कर दी। तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में लड़कों ने लेखक की धोती खींचने की भी कोशिश की, परंतु वह असफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करते थे। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ों वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की मंगवा ली। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर आए, वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। फिर लेखक से दत्ताजी राव देसाई ने पूछा कि तू कभी नए पास यानी फेल तो नहीं हुआ, तो लेखक ने मना किया। फिर दत्ताजी राव ने उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। फिर उसने रत्नप्पा यानी कि लेखक के पिताजी को समझाया। फिर लेखक के पिताजी ने भी पाठशाला जाने के लिए हामी भर दी। घर आकर लेखक के पिताजी ने उससे वचन लिया कि तू दिन निकलते ही खेत में जाएगा और वहीं से पाठशाला जाएगा। पाठशाला की छुट्टी होते ही घर आकर बस्ता रखकर सीधा खेत में आकर घंटा भर ढोरी यानी पशुओं को चराएगा। खेतों में ज्यादा काम होने पर पाठशाला में गैर हाजिर यानी कि पाठशाला की छुट्टी भी रखनी हुई। इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। 5वीं कक्षा में 2 लड़कों को छोड़कर सभी बच्चे नए थे। वह भारी अपरिचितों जैसे एक बेंच पे जाकर उसके कोने पे बैठ गया। वह पुरानी किताबों को थैलों में भर के ले गया। कक्षा के शरारती बच्चों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसका गमछा छीना, उसे मास्टर की मेज पे रख दिया और सिर पर पलेटकर मास्टर जी की नकल उतारने लगे। तभी मास्टर जी आ गए। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। बीच की छुट्टी में भी उन लड़कों ने लेखक की धोती खोलने की कोशिश की, परंतु वे सफल रहे। वे उसे तरह तरह से परेशान करने लगे। उसका मन उदास हो गया। उसने घर आकर माँ से नई टोपी और 2 नाड़ों वाली चड्डी मेलखाऊ रंग की मंगवाई। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया।
मंत्री नामक मास्टर आए, वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। आगे बताया गया है कि गणित पढ़ाने वाले मंत्री मास्टर वह छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। वे लड़कों की पीठ पर गुस्सा लगाते थे। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। वे गणित पढ़ाते थे। इस कक्षा में वसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था, हमेशा पढ़ने में लगे रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने में लगा रहा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शिगरी वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा। शोध लेकर मास्टर मराठी पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वे स्वयं रस में रम जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसक्तियों के कारण वे कविता बहुत अच्छे पढ़ाते थे। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े रहते कि वे अभिनय करके भावबोध कराते थे। वे स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविता गाता था। वह उन्हीं की तरह अभिनय करता। उसी समय उसे अनुभव हुआ कि अन्य कविता भी इसी तरह पढ़ी जा सकती है। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उसे अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया है। उसे एकांत में रहना अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता है तथा नृत्य कर सकता था। आगे बताया गया है, मंत्री मास्टर जो कि गणित पढ़ाते थे वह छड़ी का यूज नहीं करते थे। वह लड़कों की पीठ पर गुस्सा लगाते थे, जिससे शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे। कक्षा में एक वसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला होशियार लड़का था। वह बहुत शांत स्वभाव का था और हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। वह कक्षा का मॉनिटर भी था। लेखक उसकी तरह पढ़ने लगा। अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह भी गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर लेखक को आनंदा कहने लगे। उसका मन भी पाठशाला में लगने लगा। शोध लेखक मास्टर थे जो कि मराठी पढ़ाते थे। वे स्वयं भी पढ़ाते समय रम जाते थे। उनके कंठ बहुत सुरीले थे। उन्हें अनेक मराठी व अंग्रेजी कविताएं याद थी। कविता के साथ साथ वे ऐसे जुड़े हुए होते थे जैसे कि वे अभिनय और अवबोध कराते हैं। वे स्वयं भी कविता रचते थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। खेत पर पानी लगाते समय, ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था, यानी कि मास्टर की तरह वह भी कविताएं गाता था। पहले उसे अकेलापन खटकता था, पर अब वह अकेलेपन में जोर जोर से कविताएं गा सकता था और नृत्य कर सकता था। आगे में बताया गया है, उसने कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की। वह अभिनय के साथ साथ गाने लगा तथा अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उसने छठी सातवीं कक्षा के बालकों के सामने उसे गवाया। पाठशाला के एक समारोह में भी उसने गवाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। उनके पास मराठी कवियों के काव्य संग्रह थे। वे उन कवियों के स्मरण भी सुनते थे। इस कारण अब वे कवि उसे आदमी लगने लगे थे। शोध लेकर स्वयं कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उनकी तरह हाड़मास का एवं क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती, लता व कविता दोनों ही देखी। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता है। भैंस चराते समय वह फसलों, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर को दिखाता। आगे में बताया गया है कि उसने कविता गाने की पद्धति विकसित कर ली। अब उसके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। मास्टर जी को भी लेखक का गायन अच्छे लगने लगा। उसने लेखक को छठी सातवीं कक्षा के बालकों के सामने कविता गवाई और पाठशाला के एक समारोह में भी कविता गवाई। मास्टर जी स्वयं एक कवि थे। वे मराठी कवियों के संग्रह रखते थे। शोध लेकर स्वयं कवि थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उसकी तरह हाड़मास का, एक क्रोध लोभ का मनुष्य है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता लिख सकता है। एक दिन मास्टर जी अपने दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर कविता लिखी। लेखक ने सोचा कि इस तरह तो मैं भी अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता हूँ। भैंस चराते समय वह फसलों, फूलों, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर जोर से गुनगुनाता था, मास्टर को दिखाता। आखिरी पैराग्राफ में बताया गया है, कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल को अपने पास रखने लगा। उनके पास न होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़ों से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। कंठस्थ हो जाने पर वह उसे पास देता। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता। कभी कभी वह रात को भी मास्टर को अपनी कविता दिखाने उनके घर चला जाता। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते, उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। वे उसे पुस्तक व कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता की अनेक नए ड्रेस सिखाई। इस प्रकार की लेखक को मास्टर की निकटता मिलती है और उनकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा।
आगे में बताया गया है कि लेखक कविता लिखने के लिए अपने जेब में कागज व पेंसिल रखने लगा। जब वह कागज व पेंसिल न होती तो वह लकड़ी के टुकड़ों से भैंस की पीठ पर लिखता या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता। कंठस्थ हो जाने पर वह उसे पाँच देता। वह अपनी कविता मास्टर को दिखाता। कभी कभी रात को भी वह अपनी कविता मास्टर को दिखाने के लिए उनके घर चला जाता। मास्टर जी उसे कविता के शास्त्र के बारे में बताते थे, उन्हें छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। वह उसकी वह उसे पुस्तकें, कविता संग्रह भी देते थे। उन्होंने उसे कविता की अनेक ड्रेस सिखाई, यानी कविता के बारे में बहुत सी चीजें सिखाई। मराठी फिर इतने इस प्रकार से उसकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा, शब्दों का महत्व उसकी समझ में आने लगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने हमारा चैप्टर जूझ कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं भी आपकी तरह एक टीनेजर हूँ जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।